आई एम वेरी श्योर कि आपने इंटेलिजेंस वर्ड को अपनी लाइफ में बहुत बार यूज किया होगा, और हो सकता है कभी आपने इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी हो कि ये इंटेलिजेंस होती क्या है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि इंटेलिजेंस किसी एक प्रकार की नहीं होती, ये कई तरह की हो सकती है। तो अगर ये कई तरह की हो सकती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी है या कौन सी रेयरेस्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम में कौन सी इंटेलिजेंस है, तो शायद हम अपने लिए बेहतर करियर का चुनाव कर सकें। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड टू डील विद न्यू और ट्राइंग सिचुएशंस एंड द स्किल्ड यूज ऑफ रीजन। यानी इंटेलिजेंस क्या है, ये हमारी एबिलिटी है जिससे हम लर्न कर सकते हैं, हम कैसे समझ पाते हैं, और अगर हम किसी नई और चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में फंस जाएं तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। इंटेलिजेंस ये भी है कि हम किसी चीज के बारे में रीजन कैसे करते हैं, हम उसके बारे में क्या लॉजिक लगाते हैं। इंटेलिजेंस का एक और बहुत बड़ा फायदा है इन सभी जीव जंतुओं को, क्योंकि इंटेलिजेंस की बदौलत वो अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो जीव जंतु हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझ पाते हैं, सिलेक्ट कर पाते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपने इंटेलिजेंस से इन्वायरमेंट को शेप भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी ला पाते हैं। It is also to think abstractly as measured by objective criteria such as test। अब इंटेलिजेंस है, इसको मेजर भी किया जा सकता है, जिसको IQ के रूप में हम मेजर करते हैं। इसके कई तरह से टेस्ट किए जाते हैं जिसके द्वारा इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। तो असल में जो IQ टेस्ट है या इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं, यानी मानसिक तौर पे हम कैसे सोच सकते हैं। और ये टेस्ट जो मेजरमेंट करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे करते हैं, ताकि IQ के जो मेजरमेंट्स हैं उसको सभी ह्यूमन बींग्स के ऊपर समान रूप से लागू किया जा सके। आमतौर पे इंटेलिजेंस को दिमाग के साइज के साथ भी जोड़ा जाता है। बड़ा दिमाग यानी ज़्यादा इंटेलिजेंस। तो दिमाग का वो हिस्सा जो कि इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे माथे के पीछे वाला हिस्सा। ज़्यादा बड़ा दिमाग होना भी ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुक रखता है। कम से कम इंसानों के साथ तो ऐसा ही है। हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने 1983 में एक बुक लिखी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने उस बुक में द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम मानते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जैसे बचपन है, एडोलसेंस है, उसके बाद यूथ है, ओल्ड एज है। दीज स्टेजेस आर कॉल्ड एज डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो हार्वर्ड गार्डनर ये भी एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी को डिफाइन किया है। गार्डनर ने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कैसे किया? गार्डनर के कोट के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज बायोफिजिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी। तो ये हमारी एबिलिटी है जो कि दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी हमारे जीन्स, और दूसरा फिजिकल फैक्टर्स यानी हमारा इन्वायरमेंट। और ये एबिलिटी है किस चीज़ की? इट इज़ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचनाएं हमें मिलती हैं हम उन इंफॉर्मेशन को, उन सूचनाओं को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, यानी उसके क्या समझते हैं, क्या याद रखते हैं, कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एबिलिटी हमारी सूचनाओं को प्रोसेस करने से संबंधित है। तो क्या हम इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? उसके बारे में उन्होंने कहा
इट कैन बी एक्टिवेटेड इन ए कल्चर सेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी अगर हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो इससे इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया जा सकता है। या क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ वैल्यू इन ए कल्चर, यानी क्रिएटिविटी से भी संबंधित है। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें, ऐसे उत्पाद बना सकें जिसका हमारे कल्चर में इम्पोर्टेंस है, जिसको हमारा कल्चर वैल्यू देता है, तो ये भी इंटेलिजेंस से संबंधित है। यानी मुख्य तौर पे गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि ये एक बायोफिजिकल पोटेंशियल है जो कि हमारे इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने से संबंधित है। इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपॉर्चुनिटीज हों, और ये हमारी क्रिएटिविटी से भी संबंधित है। यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट मतलब ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा इंटेलिजेंट मतलब जिससे हम ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से प्रोसेस कर सकें। और इंटेलिजेंस हमारे जीन्स के ऊपर और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरह से डिफाइन किया। स्टर्नबर्ग थ्योरी में इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया है प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल के 3 कैटेगरीज में, जबकि मार्क ओलिवर ने इसको डिफाइन किया है 4 तरीके से: IQ, EQ, PQ और SQ। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट लिंक्ड होता है हमारे ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के साथ। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन से फैक्ट्स हमारे सामने हैं और हमने उनको किस तरह से एनालाइज करना है। जबकि EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट, ये हमारे रिलेशनशिप डिसीजंस के बारे में है कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को कैसे समझते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे सिंपैथाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस या फिजिकल क्वेश्चन टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के साथ रिलेटेड है। हमारे पास जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम किस तरह से स्क्रूटनाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल डिसीजन मेकिंग और फिजिकल क्वेश्चन। सिमिलरली SQ ये रिलेटेड है हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ। Strategic decision making is about our intention and preference to strategies। हम किस तरह से स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजीज को चुनते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आर SQ। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को 8 डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करती है। ये 8 तरीके हैं: लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल और लॉजिकल, स्पेशियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, जिसको स्कूल और सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। लैंग्वेज इंटेलिजेंस ऐसी है जिसके बारे में हमने लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी के बारे में भी पढ़ा कि हर बच्चे में लैंग्विस्टिक एबिलिटी होती है। अब ये एबिलिटी क्या है? दिस इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड यूज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। यानी हम शब्दों को कैसे सीखते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम उसका क्या मीनिंग निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सकता है, ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है, बोल सकता है और कई सारी नई अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को सीख भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे विलियम शेक्सपियर हुए या इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर हुए, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑथर्स हैं जिन्होंने नए नए तरह का लिटरेचर रचा। ये लोग अच्छी बढ़िया स्पीचेस लिख पाए, कई किताबें लिख पाए, कई तरह की पोइट्री रची। तो ये जो एबिलिटी है टू क्रिएट सच काइंड ऑफ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस।
जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो अच्छे ऑथर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। या हम कहें कि अच्छे ऑथर, जर्नलिस्ट और लॉयर्स में ज़्यादा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। दूसरा आता है मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसको भी हमारी सोसाइटी में या हमारे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू हाउ वी अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड एक्शंस और सिंबल्स। यानी हम अपने आसपास जो भी एक्शंस देखते हैं या नंबर्स देखते हैं या सिंबल्स देखते हैं, हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे समझते हैं और उनके आपसी संबंध में कैसे पैटर्न्स को देख पाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस। जिनमें मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी उनका कंप्यूटिंग स्किल अच्छा होगा, यानी वो अच्छी गणना कर सकते हैं, नंबर्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और प्रॉब्लम्स को लॉजिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अच्छी मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या स्टैटिस्टिकल वर्क करना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको कई तरह के इक्वेशंस, कई तरह के प्रूफ्स, कई तरह के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और बहुत कुछ अब्स्ट्रैक्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी एबिलिटी टू विजुअलाइज। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी एबिलिटी टू विजुअलाइज, क्रिएट एंड मैनिपुलेट समथिंग इन स्पेस। यानी ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत जिसके द्वारा हम किसी रचना को विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो बनने के बाद कैसी लगेगी, या हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं जिसको हम बनाने से पहले सोच पाएं कि ये कैसा होगा। जैसे कोई स्कल्पचर बनाने वाले या सर्जन्स या ग्राफिक आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, इन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस अधिक होती है। आप में स्पेशल इंटेलिजेंस अधिक है तो आप इनमें से किसी काम को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस मतलब शरीर से काम करने का इंटेलिजेंस। हमारे शरीर में दो तरह के मसल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर जो हमारी बॉडी के बड़े एक्शंस को अंजाम देते हैं, जैसे चलना हो गया, भागना हो गया, दौड़ना हो गया, तो इनमें हमारे शरीर के बड़े मसल्स काम करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स यानी ऐसे मसल्स जिसमें हमारे शरीर के छोटे मसल्स काम करते हैं, जैसे हैंड राइटिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, या कोई डांस के फाइन मूवमेंट्स हो गए। तो ये जो इंटेलिजेंस है दैट इज कॉल्ड एज बॉडीली इंटेलिजेंस। इसको इस्तेमाल करके आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, सीख सकते हैं या इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बॉडीली इंटेलिजेंस ज़्यादा मिलेगी आपको जो अच्छे डांसर्स हैं, एथलीट्स हैं या सर्जन्स हैं। मैकेनिक्स दे ऑल्सो दे वर्क विद देयर हैंड्स, तो उनमें भी बढ़िया बॉडीली इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। थेरेपिस्ट में भी अच्छा बॉडीली इंटेलिजेंस होता है। यानी अगर आप में बॉडीली इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो आप डांसर बन सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं या मैकेनिक या थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। Next is musical intelligence. Musical intelligence is ability to express oneself and understand and create through music. यानी संगीत को आप कितना समझ पाते हैं, किस तरह से आप नया संगीत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर। अच्छी म्यूजिकल इंटेलिजेंस से आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं या नई रचनाएं या कंपोजिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, इनमें ज़्यादा म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। या आप में अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप इनमें से कोई करियर चुन पाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल यानी आप अपनी भावनाओं को कितना समझ पाते हैं। The ability to understand and recognize the other people's feeling, emotions and temperament is called as interpersonal intelligence.
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब कि आप दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को, उनके स्वभाव को कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, एंड दे आर गुड एट वर्किंग विद अदर। अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं, अच्छे फॉलोअर्स हो सकते हैं। यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का बढ़िया होना जरूरी है अगर आप अच्छे मोटिवेटर बनना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, या कोई और पब्लिक रिलेशंस वाला काम करना चाहते हैं। टीचर्स में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें भी जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, बच्चे हैं, उनकी इमोशंस को समझने की काबिलियत होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन्स ओन फीलिंग। हम अपने बारे में कैसे समझ पाते हैं, हमारी इमोशंस क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी एंग्जाइटीज यानी चिंताएं क्या हैं, और हमारे ट्रेट्स यानी हमारे स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, गुण क्या है। ये समझने की जो काबिलियत है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो हमारे अपने इम्पल्सेस और बिहेवियर के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहेगा, हम अच्छे प्लान्स बना पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग विच लाइफ गोल इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आप ये समझ पाएं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी गुणों के बारे में पता होना चाहिए, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए। इसमें भी थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स या क्लर्जीमैन जो दूसरों की और अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, दे आर गुड एट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। Next is naturalistic intelligence. It is ability to understand distinguishing features of nature, that is plants, animals and environment. यानी कुदरती तौर पे कितने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या और इन्वायरमेंट के दूसरे फैक्टर्स हैं, हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कैटेगराइज कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी हम प्रकृति को कितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दिस इंटेलिजेंस हेल्प अस टू यूज एलिमेंट्स एंड पैटर्न्स इन नेचुरल वर्ल्ड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और सॉल्व प्रॉब्लम। तो प्रकृति में जो चीज़ों को हम देखते हैं, उन एलिमेंट्स या उन पैटर्न्स को यूज करके हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, या रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का एक काम है। यानी एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, मेट्रोलॉजिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, या जियोलॉजिस्ट हो गए, ये लोग जो नेचर या कुदरत से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, दे मस्ट बी हैविंग मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गार्डनर की 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हैं, वो हमें किस तरह से अपनी डेली लाइफ में अलग अलग लोगों में कहीं ज़्यादा कहीं कम देखने को मिलती है। गार्डनर थ्योरी के अनुसार इन 8 इंटेलिजेंस की सिवाय और भी कुछ तरह की इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, पेडागोजिकल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल और मॉरल इंटेलिजेंस है। सिमिलरली हम ये भी पढ़ेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को क्रिटिसाइज किस लिए किया जाता है और इसका लर्निंग स्टाइल के साथ क्या संबंध है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।